हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब? आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन यूट्यूब चैनल हम और आर्ट्स। आई होप इस पैंडेमिक के टाइम पे आप सब अपने अपने घरों में सेफ और हेल्दी होंगे। हाल ही में सीबीएसई ने एक नई नोटिफिकेशन जारी कर ये बताया है कि क्लास 12 की हिस्ट्री से कौन कौन से चैप्टर्स डिलीट किए जाएंगे। और अगर आपको इस पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप अपनी स्क्रीन के टॉप राइट हैंड साइड कॉर्नर में जो आई बटन है उस पर क्लिक करके या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर रेलिवेंट लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। और चैनल पर अगर कोई स्टूडेंट नया है और उसने चैप्टर 9 की सीरीज में पहली वीडियो यानी चैप्टर 9 के इंट्रोडक्टरी पार्ट की वीडियो नहीं देखी है तो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि आप वो वीडियो पहले देखें और फिर इस वीडियो पे जंप करें। इंट्रोडक्टरी पार्ट की वीडियो का लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो इंट्रोडक्टरी पार्ट की वीडियो भी आप इन दोनों जगह से रेफर कर सकते हैं। तो आइए फिर चैप्टर 9 के पार्ट 1 से शुरू करते हैं। पार्ट 1 का पैराग्राफ 1 कहता है कि जो नाम मुगल है ये टर्म मंगोल से आया। भले ही आज हम मुगल्स को मुगल्स कहते हों, बट अपने ज़माने में मुगल्स अपने आप को तिमूरिड्स कहते थे। तिमूरिड्स क्यों बोलते थे? क्योंकि एक टर्किश रूलर था तिमूर, और मुगल्स इस तिमूर से पैटर्नल साइड से रिलेटेड थे। पैटर्नल साइड का मतलब होता है फादर्स की साइड, मतलब जो मुगल्स के फादर्स थे वो तिमूर से कहीं ना कहीं रिलेटेड होंगे। आगे पैराग्राफ बाबर के बारे में बताता है, कहता है बाबर फर्स्ट मुगल रूलर था और गेंगिस खान जो मंगोल का सबसे फेमस रूलर था उससे अपनी मदर की साइड से रिलेटेड था। मतलब कि अगर ये बाबर है और ये इसकी मदर है और ये गेंगिस खान है, तो बाबर अपनी मदर की साइड से इस गेंगिस खान से रिलेटेड था। मतलब जो मदर थी वो गेंगिस खान से फैमिली में कहीं ना कहीं गेंगिस खान से रिलेटेड होंगी। आगे लिखा है जो बाबर था वो टर्किश में बात करता था और मंगोलियन आर्मी को बारबरिक होर्ड्स कहकर बुलाता था। बारबरिक होर्ड्स को अगर इंडिविजुअली देखें तो बारबरिक का मतलब होता है खूंखार या फिर खतरनाक, और होर्ड्स का मतलब होता है आर्मी। अब आगे बढ़ते हैं और पार्ट 1 का पैराग्राफ 2 देखते हैं। कहता है कि यूरोपियंस जब इंडिया में आए उन्होंने मुगल्स को मुगल्स कहकर बुलाया, यानी जो रूलर्स अपने आप को तिमुरिड्स कहते थे यूरोपियंस ने उनको मुगल्स का नाम दिया। और ये मुगल्स का नाम इतना फेमस हुआ कि रडियार्ड किपलिंग जो एक बहुत फेमस ऑथर रहे और उनकी एक बहुत फेमस बुक रिलीज हुई जंगल बुक, उसमें जो मेन कैरेक्टर था मोगली, उसका नाम भी इस मुगल शब्द से डिराइव हुआ। आगे पैराग्राफ 3 कहता है कि मुगल अंपायर काफी सारी रीजनल स्टेट्स को मिलाकर बना था, और अगर मुगल्स को अपना अंपायर एक्सपैंड करना होता था तो या तो वो दूसरे किंग से कॉन्क्वेस्ट यानी लड़ाई करते थे या फिर उनके साथ पॉलिटिकली अलायंसेस बनाकर उनके लैंड को यूज करते थे। पैराग्राफ आगे बाबर के बारे में और इंफॉर्मेशन देता है। कहता है कि बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन बाबर था और वो सेंट्रल एशिया में एक जगह फरगना से आया था, और फरगना से भी उज़्बेक्स के साथ लड़कर फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आया था। शुरुआती दौर में उसने अपना अंपायर काबुल तक ही सीमित रखा, बट जैसे जैसे टाइम बीता और उसकी और उसके क्लैन के लोगों की ज़रूरतें और बढ़ी, उसके क्लैन के लोगों की रिसोर्सेज और टेरिटरीज की ज़रूरतें और बढ़ी, तो 1526 से उसने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के और एरियाज को कैप्चर करना शुरू कर दिया। बाबर के बाद आया नसीरुद्दीन हुमायूं। हुमायूं ने भी बाबर की तरह अपने एम्पायर को एक्सपैंड किया, बट अफगानी लीडर शेर शाह सुर के साथ जंग में सारा एम्पायर गंवा दिया, और शेर शाह सुर के साथ जंग में हारने के बाद हुमायूं कुछ सालों के लिए सफाविद रूलर्स जो ईरान के बहुत बड़े रूलर्स थे उनके कोर्ट में रिफ्यूज लेकर छुप गया, और 1555 में सुर्स के साथ हुई एक और जंग में अपना हारा हुआ सारा अंपायर एक बार फिर वापस जीता, बट अनफॉर्चुनेटली एक साल बाद उसकी डेथ हो गई। अब इस पेज के लास्ट पैराग्राफ में लिखा है
कि हुमायूं के बाद आया अकबर, जलालुद्दीन अकबर। और अकबर को सारे मुगल एम्परर्स में सबसे ग्रेटेस्ट माना गया। सिर्फ इसलिए ही नहीं कि उसने अम्पायर को काफ़ी तेज़ी से एक्सपांड किया, बट इसलिए भी कि उसने अम्पायर को कंसोलिडेट कर कर रखा। कंसोलिडेट का मतलब होता है जोड़ कर रखा। अगली लाइन कहती है कि अकबर ने मुगल अम्पायर को हिंदू कुश माउंटेन्स तक फैला दिया। और अकबर की एक काफ़ी अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निक थी कि अपने अम्पायर को एक्सपैंड करने के साथ वो उज़्बेक्स जो कि तुरान के लीडर्स थे और सफाविद्स जो ईरान के लीडर्स थे, इन दोनों के एक्सपेंशनिस्ट डिज़ाइंस को भी पढ़ता था। यानी तुरान और ईरान ने अपने अम्पायर को कैसे एक्सपैंड किया और वो कैसे एक्सपैंड कर रहे थे, उनको रेगुलरली अकबर पढ़ता था। पैराग्राफ आगे बोलता है कि अकबर के बाद आए जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ने भी अम्पायर को एक्सपैंड किया, बट इतनी तेजी से नहीं कर पाए जितनी तेजी से अकबर ने किया। लास्ट लाइन इस पैराग्राफ की कहती है कि भले ही वो अम्पायर को उतनी तेजी से एक्सपैंड ना कर पाए हों जितनी तेजी से एक्सपैंड अकबर ने किया था, बट अकबर की ही तरह इन तीनों रूलर्स ने भी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ गवर्नेंस को कंसोलिडेट कर रखा, मतलब अंपायर को कंसोलिडेट कर रखा। अब आगे चलते हैं और इस पार्ट के लास्ट 2 पैराग्राफ्स को देखते हैं। इन दोनों पैराग्राफ्स को बहुत आराम से और बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। कहते हैं कि 16th और 17th सेंचुरी में एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और एक अच्छा टैक्सेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए मुगल्स ने काफ़ी सारे इंपीरियल स्ट्रक्चर्स को बनाया। पैराग्राफ आगे बोलता है कि मुगल पावर का विजिबल सेंटर उनका कोर्ट था, यानी उनका दरबार था। इसी कोर्ट में काफ़ी सारी पॉलिटिकल अलायंसेस और रिलेशनशिप्स को फॉर्ज किया जाता था। फॉर्ज के 2 मीनिंग होते हैं, एक होता है धोखाधड़ी करना और एक होता है किसी चीज़ को बनाना। तो जो सेकंड मीनिंग है कि किसी चीज़ को बनाना, वो यहाँ पर अप्लाई होता है। और इसी ही कोर्ट में मिनिस्टर्स और ऑफिसर्स का स्टेटस और हायरार्कीज डिफाइन होते थे। स्टेटस और हायरार्कीज को सेट किया जाता था। इस पैराग्राफ की लास्ट लाइन बहुत खास लाइन है, चलिए इसको समझते हैं। मुगल पॉलिटिकल सिस्टम, जो मुगल्स का पॉलिटिकल सिस्टम था, वो एक कॉम्बिनेशन था। कॉम्बिनेशन किस चीज़ का? मिलिट्री पावर का और एक ऐसी कॉन्शियस पॉलिसी का जिसमें इतना सामर्थ्य था, इतनी ताकत थी कि वो डिफरेंट रिलीजन और ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाले लोगों को साथ में लेकर चलती थी। अब ये जो पैराग्राफ है, लास्ट पैराग्राफ, ये काफ़ी अच्छा पैराग्राफ है। इसको ध्यान से समझना, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो पैराग्राफ है, ये हमको मुगल्स का जो एंड का समय था, जो मुगल पीरियड का जो एंड का समय था, उसके बारे में हमको थोड़ा थोड़ा इंसाइट देगा। और जो वर्ड था कंसोलिडेट, जो हमने ऊपर पढ़ा था ना, यहाँ पर ये रहा, इसका इंपॉर्टेंस और इसका मतलब बताएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कहता है कि 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हो गई, तब से मुगल अंपायर की पावर डिमिनिश होती चली गई, यानी हल्की पड़नी शुरू हो गई। मुगल अंपायर की पावर हल्की पड़नी शुरू हो गई और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के एक ऐसे समय का अंपायर जिसके सारे डिसीजंस सिर्फ 3 जगह यानी दिल्ली, आगरा और लाहौर से लिए जाते थे। औरंगजेब की डेथ के बाद रीजनल पावर्स ने अपने डिसीजंस अपने आप लेने शुरू कर दिए। रीजनल पावर्स का मतलब होता है अंपायर में जो छोटी छोटी पावर्स थी उनको ग्रेटर ऑटोनॉमी मिल गई, उन्होंने ग्रेटर ऑटोनॉमी एक्वायर कर ली, यानी उन सब ने अपनी अपनी चलानी शुरू कर दी। और कंसोलिडेशन का मतलब ही यही था कि रीजनल पावर्स को जोड़कर रखना। और क्योंकि औरंगजेब की डेथ के बाद जितने भी मुगल एम्परर्स आए, वो ढंग से कंसोलिडेट नहीं कर पाए, वो पावर्स को ढंग से कंसोलिडेट नहीं कर पाए, इसलिए सब ने अपनी अपनी चलानी शुरू कर दी। सारी जो रीजनल पावर्स थी उन्होंने कहा नहीं नहीं ये हमारी पावर है,
किसी और ने कहा नहीं नहीं ये हमारी पावर है, ये तो हम करेंगे, दूसरे ने बोला नहीं नहीं ये तो हम करेंगे। और यहाँ पर कंसोलिडेट का मतलब और उसकी इंपॉर्टेंस पता चलती है कि क्यों औरंगजेब और उनके पहले के जो मुगल एम्परर्स थे उन्होंने पावर को कंसोलिडेट कर कर रखा, उन्होंने पावर को जोड़ कर रखा और सारे डिसीजंस अपने आप लिए, कि ताकि कोई और ये ना बोले कि नहीं नहीं यार ये हमारी पावर है, कोई और ना बोले कि नहीं नहीं यार ये हमारी पावर है। तो यहाँ पर समझ आया ना कि कंसोलिडेशन कितना इंपॉर्टेंट था अंपायर चलाने में। और क्योंकि औरंगजेब के बाद किसी में इतना टैलेंट नहीं था, किसी में इतनी समझ नहीं थी कि कंसोलिडेट कर कर चलना है, तो मुगल अंपायर की पावर धीरे 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 खत्म होती चली गई। बट फिर भी ये सब होने के बावजूद भी सिंबॉलिकली देखें और अगर मुगल रूलर की प्रेस्टीज को देखें तो वो ज़्यादा कम नहीं हुई। बट 1857 में जब देश की आज़ादी की पहली लड़ाई लड़ी गई और देश वो लड़ाई हार गया, अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशर्स ने बहादुर शाह जफर टू, जो मुगल अंपायर का लास्ट एम्परर था, उसको गद्दी से हटाया, उसको ओवरथ्रो किया, उसको डीथ्रोन किया और देश का कारोबार अपने हाथों में संभाल लिया और देश पर राज करने लग गए। तो यहाँ तक था हमारा पार्ट 1। अगली वीडियो में हम पार्ट 2 से शुरू करेंगे। अगर आपको पार्ट 1 समझ आया, आपको अच्छा लगा, अगर ये पार्ट की वीडियो आपको थोड़ा फ्रूटफुल रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और अभी के लिए मेरी तरफ से अलविदा। और जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में और पार्ट 2 को और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको मेरे समझाए हुए पार्ट में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बेहिचक पूछ सकते हैं और मैं उनका जल्द से जल्द रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।